नमस्ते सर। नई मुंबई वेलफेयर फाउंडेशन और अपोलो हॉस्पिटल नई मुंबई की ओर से हमारे बीच आज नई मुंबई के जाने माने डॉक्टर श्री सुनील कुट्टी सर, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी अपोलो हॉस्पिटल, मैं गणेश पाटिल, नई मुंबई वेलफेयर फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष, आपसे ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के बारे में सभी भारतीय जनता की ओर से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, न्यूरोलॉजी क्या है? नमस्ते गणेश जी। इट्स नाइस टू हैव यू हियर। मैं इनको बहुत सालों से पहचानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल सर्विस के रूप में यहाँ पे नवी मुंबई में। इन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने का एक प्रस्ताव रखा तो मैं सोचा कि चलो बात कर लेते हैं गणेश जी से। वैसे भी हम लोग की मुलाकात होती रहती है, बट इट इज़ फॉर जनरल अवेयरनेस, स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना टाइम। सो ही सेड कि अभी कोरोना में लोगों को दिक्कत हो रही है बहुत सारे ब्रेन और स्पाइन के, तो वो चाहते थे कि मैं कुछ लाइट डालूँ इस बात पर। तो न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी बेसिकली इन्वॉल्व्स मेनली द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। बेसिकली यू हैव द ब्रेन और उसमें से निकलता हुआ स्पाइनल कॉर्ड, सो नस मेनली हम लोग, और उसमें से हमारी नसें निकलती है। तो हमारा पूरा बॉडी का कंट्रोल जो है, नियंत्रण जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के रूप में ही होता है। तो ये बहुत ही वाइटल और एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, और हमारा सोच, हमारी समझ, हमारी मूवमेंट, हमारे देखने की ताकत, हमारे सुनने की ताकत सब ब्रेन के ऊपर ही इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट। अब हम जब न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जरी के बारे में बात करेंगे तो न्यूरोलॉजी बेसिकली इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस। तो हम जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम्स आती है उसका इलाज करते हैं या उसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी लेते हैं उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। हम लोग उसको जानकारी जो लेते हैं और उसका इलाज न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन मिलके करते हैं। कौन कौन सी बीमारियों में न्यूरोसर्जन ट्रीटमेंट करता है सर? ये न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी में ये एक डिफरेंस थोड़ा जानना ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें जो न्यूरोसर्जन्स करते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं करते, और जो न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं वो न्यूरोसर्जन्स नहीं करते। ये एक डिफरेंस है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि लोगों को ये नॉर्मली पता नहीं कि किस चीज़ के लिए न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। मोस्ट इन सिंपल वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे शस्त्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, वो न्यूरोसर्जन्स करते हैं। तो अगर ब्रेन में ट्यूमर हो, ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो, डिस्क की तकलीफ हो, नेक में पेन हो, नेक में डिस्क की तकलीफ हो जिसमें ऑपरेशन की गुंजाइश होती है, वो न्यूरोसर्जन्स करते हैं। और आंकड़े की तकलीफ है, पार्किंसंस की बीमारी या मेनिंजाइटिस जिसमें मेन रोल मेडिकल ट्रीटमेंट का है, वो न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो डिफरेंस ऐसा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यूजुअली देयर इज अ ओवरलैप। ऐसा नहीं कि ऐसा क्लियर कट बाउंड्री है, भाई ये न्यूरोसर्जन ही करेगा, ये न्यूरोलॉजिस्ट ही करेगा। काफ़ी बार अगर एक बार हेड इंजरी हो जाए तो ऑपरेशन नहीं लगती, फिर भी मैं इलाज करता हूँ, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ही करता हूँ। सिमिलरली अगर मेनिंजाइटिस होता है ब्रेन में, यानी ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद अगर पानी भर जाए तो मेरे को ऑपरेशन करके वो पानी निकालना पड़ता है, उसके लिए अलग सा रूट निकालना पड़ता है। हालांकि मेनिंजाइटिस न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है, लेकिन उसका जो कॉम्प्लिकेशंस एट टाइम्स विल कम टू मी आल्सो। तो सही मायने में ये अगर जानने की कोशिश करें तो ये एक टीम गेम है। हम लोग एक टीम में काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन का एक टीम में रह के काम करने में पेशेंट की सबसे ज़्यादा बेनिफिट होती है, जहाँ पे जो सही ओपिनियन है वो दे के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सर। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? आप ब्रेन स्ट्रोक पे पेशेंट की सर्जरी करते हैं क्या? ब्रेन स्ट्रोक, हमारा ब्रेन जो एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारा पूरा बॉडी जो है ब्लड के ऊपर, ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करती है हमारे हर हाथों में, पैरों में, एवरीवेयर ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो कोई एक एपिसोड जहाँ पे ब्रेन में ब्लड पहुँचने की जो नसें हैं वो बंद हो जाए और ब्रेन में ब्लड नहीं पहुँचे सही मायने में, तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो मेनली ये दो नसें हैं, पीछे से दो वर्टिब्रल आर्टरीज जाती हैं, ये ब्लड वेसल्स ब्रेन में ब्लड कैरी करते हैं। तो अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और ब्लड नहीं पहुंच रहा है ब्रेन में, तो वो भाग जहाँ पे वो पर्टिकुलर ब्रांच जा रहा है वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। कुछ टाइम के बाद कोई भी चीज़ बॉडी में अगर खराब होती है तो उसमें सूजन आने लगती है, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग।
तो स्वेलिंग आने लगती है, तब जाके मेरा रोल आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रोक में न्यूरोलॉजिस्ट का रोल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट उसमें जब कॉम्प्लिकेशंस आती है तो मेरा रोल आता है। जब अगर ब्रेन में सूजन आ जाए, ब्रेन में सूजन आने के बाद क्या होता है कि देखिए एक बात समझना जरूरी है, ब्रेन स्कल के अंदर ओके, आज आप किधर पार्टी में गए, थोड़ा भूख ज्यादा लग गया, ज्यादा खाना खा लिया, पेट बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेन में वो स्वेल करने के लिए जगह नहीं है। जैसा पेट में जगह है वैसा ब्रेन में जगह नहीं, हड्डी है ऊपर से, तो स्वेलिंग होगा तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला, जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी खोपड़ी जो है और ऊपर आ जाएगी, ये नहीं होने वाला है। तो इसलिए कई कई जगह पे हमें डिकम्प्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग हड्डी निकाल देते हैं, ब्रेन को सूजन के लिए जगह देते हैं ताकि ब्रेन सूजन बाहर सूजन आए, नहीं तो अंदर प्रेशर क्रिएट करेगी, वो जो नॉर्मल चीज है उसको तकलीफ देने लगेगी। इसलिए सूजन के लिए जगह बनाना पड़ता है तो टाइम, तो वहां पे हमारा रोल है वैसे। अच्छा, थैंक्स सर। क्या ब्रेन सर्जरी करना आजकल सुरक्षित है? यस, अगर सही मायने में आप देखो तो ब्रेन सर्जरी काफी सुरक्षित हो गई है अभी। 2-3 कारण हैं इसके पीछे। एक है कि डायग्नोसिस, पहले एक जमाने में हम सिर्फ हिस्ट्री, यानी एक 50 साल पहले हम लोग सिर्फ हिस्ट्री जान के अंदाजा लगाते कि भाई इधर होगा ट्यूमर, बातचीत से इसकी हिस्ट्री लेके। बट आज हम लोग MRI स्कैन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई इधर है ट्यूमर, आपका ट्यूमर इधर बसा हुआ है, उसके पास में ये नस है, वो उसको ब्लड सप्लाई यहाँ से मिल रही है, तो पूरी जानकारी हम लोग ले सकते हैं फर्स्ट। सेकेंड इज ऑपरेशन के अंदर दौरान भी एनेस्थीसिया टेक्निक्स हैव इम्प्रूव्ड ट्रेमेंडसली, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है, तो एनेस्थीसिया टेक्निक, एनेस्थीसिया के ड्रग्स अच्छे हो गए, सो दैट इज इट। एंड थर्ड थिंग इज आवर ओन टेक्निक्स, न्यूरोसर्जिकल टेक्निक्स हैव आल्सो इवॉल्व्ड। न्यूरोसर्जरी अभी आप जैसा अगर पिक्चर में वगैरह देखते हैं ऑपरेशन जैसा होता है, वैसा हमारा सर्जरी बिल्कुल नहीं होता। हम लिटरली दूरबीन के नीचे देख के ऑपरेट करते हैं। तो ऐसा होता है कि मैं एक बड़ा सा दूरबीन होता है, वो जहाँ पे हम लोग खोल के रखे हैं ब्रेन का जो भी पार्ट, ऐसा नहीं कि पूरा हिस्सा खुल जाता है, जितना पार्ट खोलना होता है एग्जैक्टली उतना ही खोलते हैं, और उस पार्ट के ऊपर दूरबीन रख के जो चीज इतनी सी होती है, इतनी छोटी होती है, उसको मैग्नीफाई करके हम बड़ा कर देते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसमें ऑपरेट करते हैं। तो उस दौरान ऑब्वियसली टेक्निकल स्किल्स की भी जरूरत होती है, ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है, ताकि क्योंकि जो चीज इतना छोटा है अगर उसको हम बड़ा करते हैं तो सेफ्टी बढ़ जाती है। बट एट द सेम टाइम इवन माई स्किल्स have to be refined to that level कि माइक्रोस्कोप के अंदर मेरा हाथ थर-थर कांपता हुआ नहीं दिख सकता है, तो फिर मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। तो उस लेवल पे हमें भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। ओके, थैंक्स सर। मिनिमल एक्सेस सर्जरी, ब्रेन सर्जरी क्या होती है सर? अभी किसी को भी अगर हम पूछते हैं कि भाई आपको ऑपरेशन कराना है तो इतना बड़ा ओपनिंग चाहिए कि इतना छोटा ओपनिंग चाहिए, तो कोई भी बोलेगा भाई मेरे को इतना छोटा सा ओपनिंग नहीं करो। तो अगर कोई सर्जरी हम लोग बड़े ओपनिंग के बजाय छोटे ओपनिंग से कर सकते हैं, और वही रिजल्ट जो बड़े ओपनिंग से हम देते हैं वही सेम रिजल्ट अगर हम छोटे ओपनिंग से दे सकते हैं, तो इन सिंपल वर्ड जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी है। तो ओपनिंग्स जो होती है हमारे, हम जो खोलते हैं, तो काफी बार मैं तो नाक से ऑपरेट करता हूँ, नाक से जाके हम लोग ट्यूमर निकाल देते हैं, तो ओपनिंग ही नहीं है आपके लिए, तो कॉस्मेटिकली इट्स परफेक्ट। देयर आर टाइम्स इवन दोस बिग ओपनिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू स्मॉल टाइनी ओपनिंग्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंडोस्कोप का। जैसा लैप्रोस्कोपिक सर्जन पेट में ऑपरेशन करते हैं, दूरबीन डालते हैं, वैसे ही हम लोग ब्रेन के अंदर भी अभी दूरबीन डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम द माइक्रोस्कोप व्हिच इज सिटिंग आउटसाइड, माइक्रोस्कोप बाहर से रहता है, माइक्रोस्कोप का लेंस हमारे ऊपर बाहर से होता है, बाहर से दिखता है, बट एंडोस्कोप, एंडो मींस बॉडी के अंदर जाना, तो एंडोस्कोप बॉडी के अंदर रह के हम वो पार्ट को नजदीक से देखते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मेरे पास अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन हो, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो, अगर मैं कोई चीज देख पाता हूँ और वहां तक पहुंच पाऊंगा, तो मैं उसको अच्छी तरह से सेफली निकाल पाऊंगा। तो ये है मिनिमल एक्सेस सर्जरी, जहाँ पे ओपनिंग्स स्मॉल हो गए। इसका रोल स्पाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। स्पाइन में अभी ओपनिंग्स बहुत छोटे हो गए हैं। तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सर्जरीज काफी बार अगर मैं आज दोपहर को ऑपरेट करता हूँ तो शाम को मैं पेशेंट को चला पाता हूँ। इनफैक्ट एक दिन रख के हम घर भी भेज देते हैं स्पाइन में, क्योंकि ओपनिंग बहुत छोटी होती है। बोन रिमूवल जो काफी बार क्या होता है स्पाइन में कि अंदर एक ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर या डिस्क है, तो वो तो होता है छोटा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक्सेस करने के लिए हमें हड्डी निकालनी पड़ती है। तो पहले जमाने में बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ बोन वाज रिमूव्ड। नाउ इफ यू लुक एट द स्पाइन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी, हमारा स्टेबलाइजेशन के लिए जरूरत है। तो अगर हड्डी निकाल देंगे ज्यादा तो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो वहां पे ही काफी सारे प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए हम एकदम छोटा ओपनिंग रख के बोन को न रिमूव करते या बिल्कुल 5 मिलीमीटर टू 6 मिलीमीटर निकाल के वहां पे एक्सेस करते हैं, दूरबीन के नीचे मैग्नीफाई करते हैं और उसको
जो चीज़ करना है, जिसको निकालना है उसको सेफली निकाल देते हैं विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग। ओके सर, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर कैसे होता है और उसका इलाज है क्या? यस डेफिनेटली, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर कैसे होता है, उसका डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बेसिकली एक स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड इंट्रामेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर बोलते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही रहता है, तो स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा ही है, जो मेरे हाथ के हिस्से में ही अंदर ही एक ट्यूमर है, वैसा हो गया। दूसरा है कि इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडुलरी, यानी वो अंदर से नहीं है, उसका जो टिश्यू बाहर निकल रहा है या नर्व निकल रही है उसके ऊपर एक ट्यूमर बना हुआ होता है, या फिर मेम्ब्रेन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड उसके ऊपर से ट्यूमर होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इन विच इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्पाइनल कनाल के अंदर दबाव कर रही है, उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें, ऑलमोस्ट लाइक 99% सक्सेस रेट के साथ रिजल्ट मिलता है। इंट्रामेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से निकलती है, थोड़ी सी दिक्कत देती है, पर उसमें भी हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल है। वन इज माइक्रोस्कोप, सेकेंड इज न्यूरो मॉनिटरिंग। इसमें हम लोग ये करते हैं कि वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से निकल रही है, तो नॉर्मल नसें भी उसके आजू बाजू में ही रहता है या उसके बहुत ही करीब से गुजरती है, तो हम उन नसों को मॉनिटर करते हैं न्यूरो मॉनिटरिंग के जरिए, और अगर जैसे ही ट्यूमर निकालते निकालते अगर उसमें कोई दिक्कत होती हुई दिख गई तो हम लोग अपने आप को रोक देते हैं। वो मॉनिटरिंग का वो बेनिफिट होता है। तो पेशेंट जिस हालत में हमारे पास आते हैं उससे और तकलीफ में नहीं पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर यस अगर है तो ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए न्यूरोसर्जन को, और उसके बारे में ओपिनियन लेना एकदम ही ज़रूरी है। और इनफैक्ट जिस कारण से यहाँ पे आए हो कोविड और उसके इनफैक्ट ये बहुत देखा गया है, बिकॉज ऑफ दिस कोविड डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल जाना नहीं चाहिए। आपने देखा भी होगा, आपके करीबी दोस्त लोग भी रहेंगे जो कहते हैं कि भाई मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, बट ऐसा नहीं है। अगर हम अपोलो के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हर किस्म का ध्यान रखा जाता है कि किसी को तकलीफ नहीं हो। हाँ, कोविड पेशेंट भी एक्सेप्ट करते हैं, बट दे आर टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेशेंट। इनफैक्ट वी हैव अ डिफरेंट आईसीयू, डिफरेंट वार्ड, इनफैक्ट उनका एंट्री और एग्जिट भी अलग रूट से होता है, तो उतना ध्यान रखा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, इट्स नॉट टू कॉल पेशेंट्स हियर, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपना अगर कोई तकलीफ हो, अगर कोई सीरियस तकलीफ हो तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो उसको जब तकलीफ हो रही है, अगर स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, पैरों में ताकत नहीं है, चलने नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना डिले होता है इन चीज़ों में उतना ही रिजल्ट्स कम मिलता है हमें। तो आज हम मुझे भी पता नहीं, आपको भी नहीं पता होगा, इनफैक्ट दुनिया में किसी को पता नहीं कि कब कोरोना खत्म होगा। तो उसके खत्म होने के लिए मत रुकिए, केयर ले रहे हैं लोग, तो ये भी लोगों को समझना जरूर है। स्पाइन सर्जरी सुरक्षित और सफल है क्या? यस, अगर आप, वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स छोड़िए, स्पाइनल डिस्क निकालते हैं हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड का टीबी होता है, स्पॉन्डाइलोसिस के लिए ऑपरेट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस द बेसिक एम इज अगर पेशेंट चल के आता है तो नेक्स्ट डे चल के जाना चाहिए। तो इनफैक्ट 1 और 2 डेज का स्टे में हम लोग मोस्ट ऑफ द सर्जरीज करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। और एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आप किस स्टेज में मेरे पास आते हो। अगर आपका पैर चल नहीं रहा और आप मेरे पास आओगे और मुझसे उम्मीद करोगे कि भाई नेक्स्ट डे चलाओ, वो नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके लिए सही वक्त पे डॉक्टर का ओपिनियन लेना ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर स्पाइन सर्जरी के बारे में बात करोगे, इट इज बिकम एक्सट्रीमली सेफ बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। अगर आप माइक्रोस्कोप है, दूरबीन है, डायग्नोसिस का ये भी हम MRI, यू आर एबल टू डायग्नोस थिंग्स वेरी वेल। प्लस यहाँ पे तो हमारे पास रोबोटिक्स भी है, अगर हमको स्क्रूज डालना पड़े तो रोबोटिक्स का भी हम मदद ले लेते हैं इसमें, तो रोबोटिक सर्जरी भी हो जाता है। तो ऑल इन ऑल इट इज बिकम वेरी सेफ। थैंक्स सर। एक आपसे लास्ट सवाल है जो मेडिकल हिस्ट्री में महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमने नई मुंबई वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये जो एक बीमारी देखी है उसका इलाज अभी तक चल रहा है, पता नहीं क्या उनका है, जापानीज इन्फेलिटिस इसका नाम है सर। इसका ऐसा है सर, क्या महाराष्ट्र में 2 ही केस है, एक डोंबिवली में है और एक कलीना में है। और डोंबिवली वाली जो केस है वो हमारे फाउंडेशन के माध्यम से हमारे पास अभी उनका सब चल रहा है बातचीत, क्या कोई भी कुछ भी करे मगर हम लोग को हॉस्पिटल के माध्यम से या न्यूरोसर्जन के माध्यम से हमको लड़के को ठीक करना। 7 साल से बच्चा बेड पे, उनकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आज आप जा रहे हैं, जब भी हम लोगों ने फोटो देखा अपना कि आज आपका इंटरव्यू आपके साथ, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से सवाल करना जरूरी है, क्या इसके बारे में कुछ
हो सकता है क्या? ये हिस्ट्री में कुछ मेडिकल हिस्ट्री है क्या कुछ ऐसा? अभी इसमें एक चीज़ जाना, जापानीज एनकेफेलाइटिस इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो उसमें ये है कि इन सिंपल वर्ड्स ऐसे है कि जोर से बाढ़ आ गई और चली गई, ओके। तो बिल्डिंग गिर गए 2-3, तो बिल्डिंग गिर गया उस बाढ़ की वजह से, लेकिन अभी अपने को अभी वो बाढ़ अभी नहीं है, वो चला गया, आ गया और चला गया, लेकिन उसके पीछे जो दिक्कत हुई है वो छोड़ के गया है इनफैक्ट। तो अभी इनफैक्ट अगर आप पूछोगे तो जापानीज एनकेफेलाइटिस जो उनको था, अब उस चीज का इलाज नहीं होने वाला है साथ साथ, क्योंकि वो हो चुका है और खत्म हो गया है जापानीज। अभी उनको जापानीज एनकेफेलाइटिस है नहीं। हाँ, वो इन्फेक्शन आया, वो इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन है, मॉस्किटो के थ्रू जाता है बॉडी के अंदर, बट इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। और वायरल इन्फेक्शन वायरल आ गया और चला गया, लेकिन उसने तकलीफ दे के चला गया। तो मोर और लेस अब यहाँ से जो हमारा अप्रोच होता है, दैट वुड बी मोर फॉर कि हम लोग क्या क्या सैल्वेज कर सकते हैं, उसमें से क्या क्या बचा के निकाल सकते हैं, किस हद से उनको रिट्रेन कर सकते हैं। तो ये उस लेवल पे मोस्टली जाएगा इनका इलाज। तो पर से अभी आज के तारीख में जापानीज एनकेफेलाइटिस का उनका ट्रीटमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, अभी होगी भी, क्योंकि वो आके चला गया है। उनका ब्रेन पूरा ये वो डैमेज हुई ब्रेन में। यही बात समझनी जरूरी है कि अनफॉर्चुनेटली ब्रेन ऐसा टिश्यू है, इसके लिए हम लोग ये माइक्रोस्कोप ये सब चीज़ क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। एक भी नस को अगर तकलीफ होती है तो वापस नहीं मिलती, अनफॉर्चुनेटली रीग्रो नहीं होता है। न्यूरल टिश्यू अगर एक बार एक टिश्यू है, अगर उसको डैमेज हो जाता है तो वापस लाना नामुमकिन है, अगर वो डेड हो जाए तो। if a neural tissue is there, same thing happens with stroke. But there is another school of thought where the other normal neurons start learning the job of the neuron next to it. थोड़ा yes, वो भी है, प्लास्टिसिटी बोलते हैं ब्रेन का, जहाँ पे ब्रेन कुछ हद तक वो रोल भी अपनाने लगता है जो दूसरा न्यूरॉन कर रहा था। तो ये भी होती है। तो मोर इम्पोर्टेंट वुड बी रेगुलर फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग खाने के लिए उनका दैट इज वो एक पैरेलल गवर्नमेंट जैसी ट्रीटमेंट का एक जरिया है। अब जब कुछ नहीं काम कर रहा, मैं आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं ऑफर कर रहा हूँ फिलहाल, तो आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली काफ़ी कुछ चीज़ें ना पेशेंट के रिलेटिव की संतुष्टि के लिए भी होती है। अगर प्राणिक हीलिंग से अगर उनको बेनिफिट हो रहा है, अच्छी बात है, चलो रख सकते हैं। लेकिन वो हम लोग मेरे को कल एक फोन करके बोला, क्या आप डॉक्टर से डिस्कस हाँ, करो, क्या ये चैलेंजिंग बात हम लोग के लिए उन्होंने रखा है, क्या कुछ भी हो, क्या कुछ भी मेडिकल हिस्ट्री में होगा तो कर मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ कि वो जो होना था वो हो चुका है। अगर 7 साल पहले अगर यहाँ पे आते तो हम लोग कुछ अलग हिसाब से सोचते हैं उसके बारे में, जब अपने क्या क्या करना है करके। आफ्टर 7 years ना ड्यूरेशन न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी में बहुत बड़ा रोल उसका इम्प्लीमेंट है। अभी सब कुछ कर ही रहे हैं, कर रहे हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा हो रहा है, वो पहचानने लगा है ऐसा। तो वो अपने आप होगा। मैं वही बता रहा हूँ कि आपको धीमे धीमे कोशिश करते रहनी है, तो वो ब्रेन इंप्रूव हो रहा है समय के साथ। तो उसके लिए पर से कोई आज के तारीख में अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट से कि भाई ये इंजेक्शन दे दो तो ये ठीक हो जाएगा, या ये ऑपरेशन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इसको रिहैब कहते हैं। तो रिहैबिलिटेशन में धीमे धीमे 1% की विक्ट्री होती है। बराबर है सर, तो कोशिश करते रहनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपने जो आपका कीमती वक्त हमें दिया नई मुंबई वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से और अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का सेशन यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ सर। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद।